डेट है आज 14 जुलाई 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना इंडिया सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क। सोलर पार्क का मतलब है कि सोलर एनर्जी बनाई जाएगी कुछ इस तरह से ये सोलर पार्क बोलेंगे इसे। इस तरह से सेटअप होगा या ऐसे। ये गुजरात में सेटअप होने वाला है और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट होगा ये। और कौन बना रहा है इसको? एनटीपीसी। एनटीपीसी एक कंपनी आपको पता है, महारत्ना कंपनी। महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना, ये नाम तो सुना ही होगा आपने। नहीं सुना है तो देखो पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पे एक लेक्चर बना रखा है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज को अभी शिफ्ट किया था गवर्नमेंट ने, न्यूज में था, उसको शिफ्ट किया था। इसको हैवी मिनिस्ट्री के अंदर था ये पहले, इसको शिफ्ट कर दिया था फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। तो क्या क्या उसमें अभी चेंजेज आए हैं वो भी आपको मिलेगा। और महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना कैसे डिक्लेयर करते हैं, किस बेसिस पे, वो भी उस लेक्चर में मिलेगा। पॉलिटी की प्लेलिस्ट में देखना जाके। तो एक महारत्ना कंपनी है, ये बिजली बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसकी एक सब्सिडायरी कंपनी है। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, ये इसकी सब्सिडायरी का मतलब छोटी कंपनी के इसी के अंडर काम करती है। ये बनाने जा रही है। इसे अभी क्या है, अप्रूवल मिल गया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये मंत्रालय से अप्रूवल मिल गया है। ये आगे सेटअप करने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी पार्क गुजरात में, रन ऑफ कच्छ में। रन ऑफ कच्छ कहाँ पे? ये खवाड़ा एक जगह है, वहाँ पे ये सेटअप करने वाला 4750 मेगावाट का ये प्लांट लगने जा रहा है। ये जो एनटीपीसी की सब्सिडायरी कंपनी है, एनटीपीसी आरईएल रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, ये अक्टूबर 2020 में ये बनाई थी। और रिन्यूएबल एनर्जी हमारे कंट्री में एक्सीलरेट हो सके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम नवीनीकरण ऊर्जा प्रोड्यूस कर सकें, इसलिए बनाई थी। रिन्यूएबल एनर्जी में देखो ये आते हैं जिनसे पॉल्यूशन नहीं होता है, ऐसी एनर्जी जैसे आपकी एक तो सोलर एनर्जी हो गई, सूर्य से ऊर्जा बनाते हैं, बिजली बनाते हैं। एक विंड एनर्जी हो गई, विंड हो गई, या कोई और आपका टाइडल एनर्जी हो गई। टाइड जो आते हैं, जो टाइड ज्वार भाटा बोलते हैं, समुद्र में जो टाइड आता है, पानी का उतार चढ़ाव जो होता है उसी को टाइड बोलते हैं, समुद्र के पानी का उतार चढ़ाव। राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर को ही टाइड बोलते हैं। तो इनसे एनर्जी बनाई जा सकती है, बिजली बनाई जा सकती है। तो इस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना इसका काम है, इस सब्सिडायरी का जो एनटीपीसी कंपनी की है। अब जो ये नया पार्क जो बनने जा रहा है सोलर पार्क, इंडिया का लार्जेस्ट पार्क होगा ये। और ये जनरेट करेगा ग्रीन हाइड्रोजन भी जनरेट करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बनाएगा ये। कुछ और इनिशिएटिव है एनटीपीसी के कुछ और प्रोग्राम भी है, जैसे 2032 तक ये 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जनरेट कर देगा। करंटली इसने और भी इंस्टॉल किए हुए हैं, जैसे 66 गीगावाट का एक प्लांट लगा हुआ है। मतलब एक प्लांट नहीं है, 70 पावर प्रोजेक्ट है जिनमें 66 गीगावाट की कैपेसिटी की एनर्जी जनरेट होती है, बिजली जनरेट होती है। और एडिशनल 18 गीगावाट ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मतलब इतने 18 गीगावाट एक प्लांट पे जनरेट होगा, मतलब कई सारे प्लांट्स पे एनर्जी जनरेट होगी, ये अभी बन रही है। रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे। और ऑलरेडी इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क ये बना चुका है, 10 मेगावाट बिजली ये जनरेट करता है। ये कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है, जिसका नाम है सिम्हाद्री थर्मल पावर प्लांट। ये रिजर्वेयर के ऊपर बना रखा है। रिजर्वेयर होता है भाई साहब, जैसे मान लो नदी के ऊपर बांध बना दिया, बांध, डैम, डैम के ऊपर ये बना दिया, पानी के ऊपर। फ्लोटिंग इसलिए बोलते हैं कि फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना, फ्लोट का मतलब तैरना, मतलब पानी पे तैरता हुआ ये एक सोलर पार्क बना रखा। सोलर पार्क का मतलब ये वाला पार्क नहीं है, कहने का मतलब घास वाला। इसमें यही है कि प्लेट जो आपको नीली नीली सी प्लेट होती है ना, सोलर पैनल बोलते हैं उन्हें, वो लगाई जाएंगी और इनसे बिजली बनेगी। ये और एक और है यहाँ पे तेलंगाना में बनने जा रहा है, ये एडवांस स्टेज पे है तेलंगाना में, रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट। ये भी एक रिजर्वेयर पे बनेगा, रिजर्वेयर पे जो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट होगा 100 मेगावाट का, 100 मेगावाट का। तो ये फ्लोटिंग सोलर पार्क क्या होते हैं, कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। देखो ये पानी पे बना हुआ है सोलर, फ्लोटिंग सोलर पार्क। इसमें फोटोवोल्टिक पैनल्स लगाते हैं वाटर की बॉडीज़ के सरफेस पे। ये फोटोवोल्टिक सेल या पैनल बोलते हैं इन्हें, फोटोवोल्टिक पैनल। ये क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्व करते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। इसके एडवांटेज क्या होते हैं फ्लोटिंग पार्क के, जो फ्लोटिंग सोलर पार्क है इसके एडवांटेज ये होते हैं। एक तो देखो, जैसे अगर मान लो ये पैनल अगर लैंड पे लगाए जाएं, भूमि पे, तो वो भूमि को घेरेंगे ना, वहाँ पे ना तो कृषि हो सकती है ना कोई रह सकता है। और ये पानी पे देखो ऊपर लगा दिए, पानी भी नीचे से बहता रहेगा और यहाँ पे लैंड भी नहीं घिरी, तो इसका मतलब क्या है, लैंड बच जाएगी। एक तो एडवांटेज ये हुआ। एक कूलिंग इफेक्ट भी होता है पानी का, वो जो वाटर बॉडीज हैं, कूलिंग इफेक्ट। जैसे मान लो ये फोटोवोल्टिक पैनल्स हैं,
ये बिजली बनाते हैं, हीट जनरेट करते हैं, ये हीट से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो ये गर्म हो जाते हैं ना, तो ये क्या वाटर कूलिंग इफेक्ट करता है, इन्हें ठंडा कर देता है। तो लगभग ये क्या है, इनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है पानी में इन्हें बनाने की वजह से 5 to 10% तक एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्या फ़ायदा है, नेक्स्ट है जो ग्रिड इंटीग्रेशन कॉस्ट आती है वो भी कम आएगी इसमें, और वाटर इवापोरेशन रिड्यूस हो जाएगा। वाटर इवापोरेशन मतलब वाटर का वाष्पित होना। वाटर कैसे वाष्पित होता है, जैसे मान लो धूप पड़ेगी भाई साहब, सन निकला हुआ है, अब वाटर पे पड़ेगा, वाटर गर्म होगा तो इवापोरेट होगा, वाष्पित होगा, लेकिन इसकी वजह से रिड्यूस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई साहब ये देखो वाटर के ऊपर लगा हुआ है, अब नीचे इसके नीचे जो वाटर है, इसके नीचे जो वाटर है वो तो वाष्पित हो नहीं पाएगा ना, वहाँ तो सूर्य की किरणें जा नहीं पाएंगी, वो गर्म नहीं हो पाएगा, तो क्या है एवापोरेशन भी कम होगा। तो इस तरह से वाटर का जो एवापोरेशन है वो रिड्यूस होगा। नेक्स्ट क्या होगा, वाटर क्वालिटी इंप्रूव होगी, क्योंकि जो एल्गल ब्लूम है वो रिड्यूस हो जाएगा। एल्गल ब्लूम का मतलब है पानी में एल्गी का बढ़ जाना, और एल्गी आप सब लोग जानते हो जो पानी में ग्रीन ग्रीन सी हरी हरी सी हो जाती है एल्गी, वो एल्गम ब्लूम रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे वाटर की क्वालिटी इंक्रीज होगी, इंप्रूव होगी और पॉल्यूशन कम होगा। तो ये इसके फ़ायदे होंगे। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस का मतलब चुनौतियां हैं इसके सामने। क्या, एक तो ये एक्सपेंसिव है भाई साहब, ये सोलर पार्क लगाने इतने आसान नहीं है, एक्सपेंसिव होते हैं, और वाटर में लगाना तो बहुत ही खर्चा आता है। नेक्स्ट क्या चैलेंजेस है, नेक्स्ट एक ये है डिग्रेडेशन एंड कोरोजन। अब भाई साहब पानी में रहेगा, देखो जंग तो लगेगा ना, जो लोहे वगैरह यूज किया आयरन वगैरह उस पर जंग भी लग सकता है। कोरोजन का मतलब है रस्ट, जैसे आपने लोहे पे जंग लगता हुआ देखा, लोहा डिग्रेड हो जाता है, रस्ट बोलते हैं, रस्ट ऑन द आयरन। तो ये कोरोजन और डिग्रेड हो सकता है कोरोजन के बाद। नेक्स्ट एक और चैलेंज होगा, क्या चैलेंज होगा कि मान लो जब हमें वाटर बॉडीज़ पे ये इंस्टॉल करने हैं, तो वाटर बॉडीज़ के वाटर बेड की भी तो हमें अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, वाटर बेड की टोपोग्राफी के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। वाटर बेड का मतलब यहाँ पानी है, पानी के यहाँ समुद्र में मान लो कहीं नदी में झील में पानी है, वहाँ पे हम लगा रहे हैं, और इसके नीचे क्या क्या है ये देखना पड़ेगा ना, कि थोड़ा गहरा है या कम गहरा है, या यहाँ पे कितने जो एक्वाटिक स्पीसीज रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, मछली वगैरह कुछ क्या है, ये सारी जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। कि अगर ये ना हो कि हमने जो इंस्टॉल कर दिया ये सोलर पावर प्लांट, और उसकी वजह से क्या है यहाँ पे जीव जंतुओं को नुकसान हो, कि जितना फ़ायदा हो रहा है बिजली बनने से उससे ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, तो ये सब भी स्टडी करनी पड़ेगी इस पर। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है अपना इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म। ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है, कहाँ पे, गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे, गांधीनगर में। और गांधीनगर में कहाँ पे बनाया है, गांधीनगर आप सबको पता गुजरात की कैपिटल है, राजधानी। गांधीनगर में एक गिफ्ट सिटी बनी हुई है भाई साहब, गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी एक नाम दे रखा है, वहाँ पे क्या है जो इंडस्ट्रीज वगैरह लगती हैं गवर्नमेंट उन्हें अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ताकि वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ सके, प्रोडक्शन ज़्यादा हो, कुछ फैसिलिटी ईज ऑफ डूइंग की बिजनेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, किसने बनाया है इसको, ये अथॉरिटी ने बनाया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2019 में एक्ट बनाया था। ये भी कहाँ पे सेटअप है, गुजरात की गिफ्ट सिटी में। और इसको भी कहाँ पे बनाया है इस प्लेटफॉर्म को, गुजरात की गिफ्ट सिटी में। ये क्या काम करेगा, जो भी ट्रेडर्स हैं ना, ट्रेडर्स जो ट्रेड करते हैं उन्हें फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करेगा। मतलब मान लो उन्हें फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, प्रोवाइड करेगा ये प्लेटफॉर्म। तो ये यहाँ पे जो गुजरात में क्या है, जो ये प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, यहाँ गुजरात की गिफ्ट सिटी में एक सेंटर है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, इसमें बनाया जा रहा है, ये यहाँ पे बनाया जा रहा है ये प्लेटफॉर्म। और बना कौन रहा है, ये अथॉरिटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। देखो एक एक से ही नाम है, सारी सारी गुजरात की ये गिफ्ट सिटी में वहीं पे बन रहा है। जो एक्सपोर्टर होंगे, इम्पोर्टर होंगे, उनको क्या है ये इनेबल करेगा, ताकि वो फाइनेंशियल सर्विस का फ़ायदा उठा सकें और कम्पिटिटिव बना सकें, कंपटीशन कर सकें। तो बस यही है, इसमें शॉर्ट टर्म के लिए फंडिंग प्रोवाइड करेगा, ये पैसा देगा कि ताकि, और एक काम और करेगा, जो इनके ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे उनको लिक्विड फंड्स में कन्वर्ट कर सकेगा। कहने का मतलब ये है, जो इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, आप बाहर माल भेजते हो दूसरे देश में, या दूसरे देश से इंपोर्ट करते हो, मंगाते हो इंडिया में, तो उनके जो मान लो कोई चीज़ माल है, वस्तुएं हैं, गुड्स है, मान लो कुछ मंगाया, मोबाइल फ़ोन मंगाया, ये ट्रेड रिसीवेबल्स, मान लो कोई ट्रेड व्यापार वगैरह रिसीव किया कहीं से, तो इसको वो लिक्विड में कन्वर्ट करा सकता है, लिक्विड फंड। कहने का मतलब है जितनी वैल्यू इस मोबाइल फ़ोन की है उसे कन्वर्ट करा सकेगा पैसे में, मनी में, कि मुझे भाई साहब ये रख लो, अभी मनी दे दो, मुझे मनी की ज़रूरत है, और ये आगे अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकेगा। तो ये फ़ायदा भी मिलेगा इससे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंडियाज़ फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक गार्डन। ये क्या है, गार्डन लिखा, गार्डन नहीं भाई साहब, ये गार्डन है, जैसा गार्डन देखा होगा ना, पेड़ पौधे होते हैं,
लेकिन ये क्रिप्टोग्राफिक है, मतलब क्रिप्टोगेमिक है। क्रिप्टोगेमिक का मतलब क्या होता है, इसमें कुछ प्लांट, स्पेशल प्लांट रखे गए हैं। जैसे आपका फंगी, देखो फंगी वो फंगस होता है ना, फंगस एक जो लगता है, जो बीमारी होती है वो भी होता है, लेकिन ये फंगी प्लांट है यहाँ पे, ये बेनिफिशियल है, ये बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल है मतलब लाभदायक होता है। जैसे मशरूम, मशरूम की सब्जी खाई है आपने, मशरूम की, मशरूम होता है वो भी एक फंगी है, फंगी का टाइप है, लेकिन ये फ़ायदेमंद है, फंगी खाने के काम आता है, न्यूट्रिशन होता है। तो इस तरह के इसमें प्लांट स्पीसीज होंगे इस गार्डन में, जैसे फंगी, फर्न्स वगैरह ये होंगे, इस तरह का उस दिखेगा ये, और भी बहुत सारे इसमें होंगे, इन्हीं टाइप के, इन्हीं टाइप के होंगे। और उत्तराखंड में बनाया जा रहा है, उत्तराखंड का दो देहरादून सिटी है, उसके अंदर एक टाउन है, नगर है चक्राता, चक्राता नगर में बनाया जा रहा है। और इंडिया का पहला ये ऐसा पार्क होगा जो बनाया जा रहा, क्रिप्टोगेमिक पार्क, क्रिप्टोगेमिक गार्डन या पार्क। इस गार्डन में 15 स्पीसीज होंगी इनकी, लाइकन्स की, फर्न्स की और फंगी की, इनकी 50 स्पीसीज होंगी। स्पीसीज का मतलब है प्रजाति, ये मतलब 50 तरीके के लाइकन्स, फर्न्स और फंगी होंगे। ये लाइकन्स, फर्न्स, फंगी को कलेक्टिवली बोलते हैं हम क्रिप्टोगेमी, क्रिप्टोगेमी। इन प्लांट्स को ही बोलते हैं, प्लांट्स होते हैं कुछ इस तरह के होते हैं। देखो ये है आपका लाइकन, जैसे आपने देखा होगा ना, ये पेड़ पे लगा हुआ है, ये पेड़ पे कोई ट्री है, उस के अंदर ये मतलब उसके बाहर उसकी स्किन पे, पेड़ की छाल पे, स्किन पे डेवलप हो जाता है, ये है क्या है, लाइकन। देखो ये ठंडे इलाके में अधिकतर होता है ये लाइकन वगैरह। ये है आपका फर्न, ये है फर्न, ये फर्न है। और ये है आपका क्या है, ये है फंगी, फंगी है भाई साहब ये। कुछ मशरूम भी ऐसी इस टाइप की होती है, फंगी भी मतलब मशरूम भी फंगी है, तो इस टाइप की फंगी होंगी। तो इसमें डेवलप की जा रही हैं ये 3 तरीके के 50 स्पीसीज होंगे ऐसे इनके, तो ये डेवलप किए जा रहे हैं। ये जो साइट है इसलिए चुनी गई है यहीं पे, क्योंकि यहीं पे क्यों बना रहे हैं गार्डन, क्योंकि इसलिए यहाँ पे पॉल्यूशन लेवल है जो वो कम है, यहाँ पे पॉल्यूशन लेवल बहुत ही कम है, और मॉइस्ट कंडीशन है, लो मॉइस्ट कंडीशन है, लो पॉल्यूशन लेवल। और इनकी ग्रोथ के लिए जो स्पीसीज हैं, कौन कौन सी, लाइकन और फर्न, लाइकन, फर्न और आपका फंगी, ये इन स्पीसीज के लिए बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे, तभी डेवलप की जा रही हैं। अब ये क्रिप्टोग्राम्स क्या होते हैं, देखो क्रिप्टोग्राम्स ऐसे किंगडम होते हैं, किंगडम का मतलब प्लांट किंगडम, जो प्लांट स्पीसीज हैं, जितने भी पौधे पाए जाते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं उन्हें, एक तो क्रिप्टोगाम्स और एक आपका फनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स या गाम्स, क्रिप्टोगैम्स या फनेरोगैम्स। अब ये क्रिप्टोगैम्स जो होते हैं, ये ऐसे स्पीसीज होते हैं जो सीडलेस प्लांट होते हैं, मतलब ऐसे पौधे होते हैं जिनमें सीड नहीं होता, बीज नहीं होता। जैसे ये भाई साहब होते हैं, जैसे आपका ये है, इसकी आप तोड़ के ना, यहाँ से तोड़ के दूसरी जगह लगा दोगे तो ये हो जाएगा, ये प्लांट हो जाएगा, ये फंगी। और जैसे मान लो इस ये पत्ती है फर्न, इसको पत्ती को तोड़ के ना आप लगा दोगे कहीं पे अर्थ में, तो ये उगना शुरू कर देगा, इसका कोई बीज नहीं होता, सीडलेस होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको नाम दिया गया क्रिप्टोगेम्स। और फेनेरोगेम्स क्या होते हैं, जिनके पास सीड होता है, सीड बीरिंग प्लांट्स। तो यही फर्क है दोनों में। लेकिन फनेरोगेम्स के आगे दो फर्दर और टाइप डिवाइड किए गए हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म्स है और एंजियोस्पर्म्स है। ये जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में आगे डिवाइड किए गए हैं। जो क्रिप्टोगेम वर्ड्स है, इसका मतलब यही होता है, इनका हिडन रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि सीडलेस होता है, सीडलेस होता है। और ये क्या है, दैट दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, सीड और फ्लावर। ना तो ये कोई फ्लावर, इनमें फूल लगता है, ना कोई सीड, बीज होता है इनका, ना कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। बस आपने पेड़ का जो है प्लांट लगा हुआ है वो तोड़ा कहीं पे लगा दिया, हो जाएगा। तो इसलिए इन्हें क्रिप्टोगाम का नाम दिया गया है। ये किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, रिप्रोड्यूस स्पोर्ट्स की हेल्प से। स्पोर्ट्स होता है, इनमें क्या है, एक बीजाणु सा, बीजाणु या जीवाणु की तरह एक जीव छोटे छोटे जनरेट हो जाते हैं, और वो ही इन्हें पेड़ मतलब प्लांट को जनरेट कर देते हैं। तो इनमें कोई सीड नहीं होता, तो ये बात याद रखनी है। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स की सहायता से ये रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, क्रिप्टोगेम्स। तो यही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है ऑनररी कंसुल जनरल। ऑनररी कंसुल जनरल का क्या मतलब है, देखो ऑनररी का मतलब होता है सम्मान के लिए, सम्मान, सम्मानजनक। और कंसुल का मतलब होता है, देखो भाई साहब, हर एक कंट्री में एक दूसरी कंट्री में एम्बेसडर होता है, एम्बेसडर, या फिर आप एम्बेसी बोल सकते हो, एम्बेसी या एम्बेसडर। एम्बेसडर या एम्बेसी एक ही बात है। कुछ कंट्रियों में एम्बेसडर बोला जाता है, कुछ कंट्रियों में एम्बेसी बोला जाता है, एम्बेसडर और एम्बेसी। तो ये क्या होते हैं, जैसे मान लो इंडिया में यूएस का एम्बेसडर है यहाँ पे, या एम्बेसी है। और यूके में मान लो यूके का यहाँ पे इंडिया में, या इंडिया के कुछ लोग होते हैं, जैसे आप भाई साहब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर मान लो आपका सिलेक्शन आईएफएस में हो गया,
इंडियन फॉरेन सर्विस, तो आपको आगे जाके एम्बेसडर बना सकते हैं कहीं पे, यूके में, यूएसए में, या कहीं मिडल ईस्ट की कंट्री में, कहीं पे भी, पाकिस्तान में भी भेज सकते हैं आपको एम्बेसडर बना के, एम्बेसी बना के। तो आप फिर वहाँ पे ऑफिस रहेगा, मान लो आपको भेज दिया यूएसए में, यूएसए में आपका ऑफिस रहेगा और इंडिया की तरफ से आप काम करोगे। तो क्या काम रहेगा इसका, यूएसए में ऑफिस रहेगा इंडिया का, एम्बेसी का, ये काम करता है मान लो रिलेशन, ट्रेड रिलेशन बढ़ाना, इकोनॉमिक रिलेशन बढ़ाना एक दूसरी कंट्री का, यूएसए और इंडिया का आपस में। और आपको जैसे मान लो यूएस के लोग इंडिया आना चाहते हैं तो वीज़ा चाहिए उन्हें, वीज़ा, वीज़ा एक डॉक्यूमेंट होता है, परमिशन चाहिए, तो यहाँ इंडिया तो आके वो वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, तो ये कहाँ पे जाएंगे, जो एम्बेसी के ऑफिस बने हुए होते हैं। तो आजकल तो ऑनलाइन ही हो जाता है, ऑनलाइन ही परमिशन दे देते हैं ये एम्बेसी, तो ये यहाँ पे जाएगा एम्बेसी के ऑफिस में। ऐसे ही यूएसए में जाना चाहता है कोई इंडिया से, तो यूएसए के ऑफिस बने होंगे, तो इन पे क्या है, एम्बेसी एम्बेसडर पे ज़्यादा काम बढ़ जाता है, तो इनके नीचे कुछ ऑफिस नीचे बना देते हैं कंसुलेट के, इनके नीचे अधिकारी होते हैं, कंसुलेट बोलते हैं या कंसुल बोलते हैं। तो ये जो बनाए गए हैं इंडिया के, एक आदमी है इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट यानी कि फैक्ट्री वगैरह चलाते हैं, जिनका नाम है एन एस श्रीनिवास मूर्ति। इनको सम्मानजनक के रूप में कंसुल जनरल बनाया है, किसने, वियतनाम कंट्री ने, वियतनाम कंट्री ने बनाया है। और कर्नाटक के लिए, कर्नाटक में रहेंगे, बेंगलुरु बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये हैं भाई साहब एन एस श्रीनिवास मूर्ति, इनको बनाया गया ऑनररी बेस पे। ये फर्स्ट ऑनररी कंसुल जनरल होंगे वियतनाम के इंडिया से, और पूरे वर्ल्ड में वियतनाम के 19th होंगे, मतलब वियतनाम ने और भी कंट्रीज में बना रखे हैं, लेकिन इंडिया में पहले ऑनररी कंसुल हैं जिनको बनाया गया है। अब ये ऑनररी कंसुल हमने जान लिया ऊपर क्या होता है, ऑनररी का मतलब ये है सिर्फ सम्मान के लिए बना देते हैं, और ये डिप्लोमेटिक मिशन के लिए होते हैं, यानी कि वियतनाम और इंडिया के बीच में, वियतनाम और इंडिया के बीच में इकोनॉमिक और कल्चरल रिलेशन को प्रमोट करेंगे कि आपस में ट्रेड बढ़े, आपस में कल्चरल एक दूसरे की एक्सचेंज हो कंट्रीज़ की। और ये प्राइवेट इंडिविजुअल ही होते हैं, कोई सरकारी नहीं होते ऑफिसर, और ये पार्ट टाइम होते हैं, पार्ट टाइम होते हैं, और इन्हें कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलता, मतलब कोई सैलरी नहीं मिलती इन्हें, सिर्फ क्या है, सम्मान के रूप में इन्हें अपॉइंट कर देते हैं, ये सहायता करते हैं। और इन्हें अपॉइंट करने से पहले हमारे इंडिया में जैसे अपॉइंट किया वियतनाम ने, तो उन्हें पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से परमिशन लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेनी पड़ती है अपॉइंटमेंट से पहले, तभी कर सकते हैं। तो वियतनाम ने पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्री से परमिशन ली होगी, अप्रूवल ली होगी, तब इनको अपॉइंट किया है। और ये ऑनररी काउंसिल होते हैं, ये कोई पासपोर्ट वगैरह की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करते कि आप इन पे पासपोर्ट बनवाने जाओ या वीज़ा की एप्लीकेशन डालो या कोई रेजिडेंशियल परमिट दो, ये ऐसे नहीं देंगे। किसी वियतनाम का जो आदमी आएगा यहाँ पे इंडिया में, उनको वीज़ा की या परमिशन या किसी की, या इंडिया का आदमी जाएगा वियतनाम में तो उन्हें वीज़ा देने के लिए, तो ऐसा काम नहीं करते। बस ये क्या काम करते हैं कि बस इकोनॉमिक और कल्चरल रिलेशन एक दूसरी कंट्री के में इंक्रीज हो, ये काम करते हैं बस। और ना ही कोई ये अटॉर्नी की तरह काम करते हैं कि जुडिशियल प्रोसीडिंग जो होती हैं, मान लो लीगल एडवाइज़र की तरह कोई काम नहीं करते, ये बस ऑनररी बेस पे कल्चरल और इकोनॉमिक रिलेशन को प्रमोट करने के लिए काम करते हैं। तो यही सब कुछ लिखा हुआ है इस इमेज में, आप पॉज करके पढ़ सकते हो इसको, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, आफ्टर सिंगापुर भूटान अडोप्ट इंडियाज भीम यूपीआई। देखो भीम आप सबको पता है क्या है, भीम छोटा भीम नहीं है भाई साहब, ये भीम ऐप है, एप्लीकेशन, जैसे आप पेटीएम यूज करते हो ऐसे ही भीम ऐप है, भीम सबके मोबाइल में शायद होगी। भीम ऐप पेमेंट के लिए यूज होती है, आप पेमेंट करना चाहते हो, मान लो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हो पैसा, या कुछ चीज़ खरीदना चाहते हो, तो दुकान पे स्कैन करके वो आता है जो कोड, उसको आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। तो ये भीम यूपीआई है जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम, इसको भूटान ने अडॉप्ट कर लिया है, मतलब भूटान ने भी इस एप्लीकेशन को अडॉप्ट कर लिया, भूटान में भी लागू हो गया और भूटान इसको यूज करेगा। इससे पहले सिंगापुर कर चुका है, और भूटान देखो पहला कंट्री था जिसने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम को अडॉप्ट किया था। ये क्यूआर सिस्टम पे बेस्ड था, क्विक रेस्पॉन्स सिस्टम पे बेस्ड था। क्विक रेस्पॉन्स कोड उसी को बोलते हैं जो रहता है ना, जैसे आप मान लो पेटीएम वगैरह से, फ़ोन पे से, या गूगल से, जो गूगल का पे सिस्टम होता है उससे करते हो, और ऐसा कुछ आता है, कुछ सिस्टम सा कोड सा बना हुआ है जैसे स्कैन करते हो आप मोबाइल से, उसी को बोलते हैं क्यूआर कोड, क्विक रेस्पॉन्स कोड। तो इस पे बेस्ड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम पहले ही अडॉप्ट कर चुका है, लेकिन जो भीम यूपीआई है, भीम यूपीआई को अडॉप्ट करने वाला सेकंड कंट्री है सिंगापुर के बाद। पहले इस ऐप को सिंगापुर में भी अभी यूज किया जा रहा है, अब भूटान सेकंड कंट्री बन गया। लेकिन भूटान ओनली कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो रुपे कार्ड और भीम यूपीआई को यूज कर रहा है। रुपे कार्ड क्या है, रुपे कार्ड भाई साहब ऐसा है, ये पेमेंट गेटवे होते हैं। जैसे आपके पास एटीएम होगा, मान लो आप किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, मान लो एसबीआई में आपका अकाउंट, तो एटीएम होगा आपके पास,
तो वो उस पर लिखा होगा कौन से पेमेंट गेटवे पे काम करता है वो। उस पर वीज़ा लिखा होता है, किसी पे वीज़ा, या किसी पे लिखा होता है माइस्ट्रो, माइस्ट्रो लिखा होता है, या किसी पे मास्ट्रो लिखा होता है, या किसी पे रुपए कार्ड लिखा होता है। तो ये क्या है, पेमेंट गेटवे हैं, मतलब एक तरह से बिचौलिए हैं। बैंक और जो आप हैं, बैंक या जो आदमी है, उनके बीच में पेमेंट कराना इनका काम है। थोड़ा कमीशन मिलता है इन्हें, थोड़ा कमीशन मिलता है। तो ये पेमेंट गेटवे हैं। तो ये रुपए कार्ड वगैरह और भीम यूपीआई करने वाला यूज पूरे वर्ल्ड में ओनली कंट्री है जो इनको यूज कर रहा है, इंडिया के अलावा। इंडिया में तो हो ही रहा है, इंडिया के तो हैं ये, और भूटान भी अडॉप्ट कर चुका है इनको। अब ये भीम क्या है, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखो, भारत इंटरफेस फॉर मनी इसकी फुल फॉर्म है भीम की। ये इंडिया का डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। अगर आपके फ़ोन में नहीं है, डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, देख सकते हो इससे। ये यूपीआई के थ्रू यूज होता है, और ये मल्टीपल बैंक अकाउंट को पावर देता है। मतलब आप मान लो एक मोबाइल है, सिंगल मोबाइल में मल्टीपल बैंक अकाउंट इससे लिंक कर सकते हो और यूज कर सकते हो। ये किसने डेवलप किया था, इसको एनपीसीआई ने डेवलप किया था, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये संस्था। ये जो पेमेंट कॉरपोरेशन है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको भारतीय भारतीय राष्ट्र भारतीय राष्ट्र और पेमेंट को बोलते हैं भुगतान, और कॉरपोरेशन को निगम। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम बोलते हैं इसको हिंदी में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी इससे प्रीलिम में 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, और तीसरी बार पूछ ले उसके मूड के ऊपर बात है यूपीएससी के। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, एक पेमेंट सिस्टम। ये जितने भी पेमेंट होती है ना हमारी कंट्री में, उसे ये करवाता है एनपीसीआई, ये फैसिलिटेट करता है। और ये कब बना था, 2008 में बनाया था इसको, 2008 में, 2008 में बनाया था। और इसकी ऑनरशिप किसके पास है एनपीसीआई की, आरबीआई के पास। आरबीआई इसका मालिक है, आरबीआई के पास है इसकी ओनरशिप। ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जितनी भी पेमेंट होती हैं ये फैसिलिटेट करता है इंडिया में। और जो ये भीम है, भीम ऐप, ये फंड ट्रांसफ़र करता है रियल टाइम में। मतलब जैसे अभी आपने फंड भेजा और 1 सेकंड के अंदर दूसरे अकाउंट में चला जाएगा। इसे 2016 में लॉन्च किया था हमारी गवर्नमेंट ने। अब ये यूपीआई क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये देखो, यूपीआई पे बेस्ड होता है भीम ऐप। भीम ऐप यूपीआई पे ही बेस्ड है। यूपीआई का मतलब ये है कि जो रियल टाइम पेमेंट सिस्टम होता है, इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, कि अभी आपने पैसा भेजा और दूसरे के अकाउंट में अभी मनी ट्रांसफ़र हो गई, तो ये होता है इंस्टेंट, अभी तुरंत। इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। ये अलाउ करता है कि मनी ट्रांसफ़र करना रियल टाइम बेसिस पे, मल्टीपल बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो विदाउट एनी रिवीलिंग डिटेल्स ऑफ वंस बैंक अकाउंट। किसी के बैंक अकाउंट की डिटेल बताए हुए किसी अदर पार्टी को ये आप कर सकते हो ट्रांसफ़र। तो एक पेमेंट सिस्टम है ये। भीम एप्लीकेशन में 3 लेवल होते हैं ऑथेंटिकेशन के। कहने का मतलब ये है कि आपका पैसा कोई हैक ना कर ले आपकी ऐप को, इसके लिए कि आपके बैंक अकाउंट को हैक ना कर ले, आपके गलत तरीके से कोई पैसे ना निकाल ले, उसको बचाने के लिए इस भीम ऐप में 3 लेवल दिए हुए हैं ऑथेंटिकेशन के, जांच के। पहला तो ये है, जब आप भीम ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको अपनी आईडी, डिवाइस में आईडी और मोबाइल नंबर अटैच करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, सेकंड एक दूसरा ये है कि आपको फिर बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा। बिना बैंक अकाउंट लिंक किए हुए ये ऐप काम नहीं करती है। जैसे पेटीएम, क्या है, पेटीएम तो भाई साहब वॉलेट है उसके पास, वॉलेट में पैसा डालोगे ऐप यूज़ कर सकते हो पेटीएम को बिना बैंक अकाउंट लिंक किए हुए, लेकिन इसमें बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ता है। तीसरा क्या है, तीसरा ये है, जब भी आपने ये सब कुछ कर लिया उसके बाद एक आपको पिन सेट करना पड़ता है, 6 नंबर का, मतलब 6 नंबर का, ये 6 डिजिट का एक पिन कोड आपको सेट करना पड़ता है। जब भी आप पेमेंट करोगे तो ये क्या है, पिन कोड मांगता है। पिन कोड के बाद फिर आप पेमेंट कर सकते हो। तो 3 लेवल पे ऑथेंटिकेशन दिए गए हैं इसमें। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट है अपना एनटीपीसी REL टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट इन लद्दाख। लद्दाख में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट बनने वाला है, मोबिलिटी प्रोजेक्ट, जो हाइड्रोजन बनाएगा। हाइड्रोजन एक फ्यूल है, आप सबको पता है। हाइड्रोजन कार, गाड़ियाँ, या आपके किसी भी प्लांट में जहाँ पे मान लो पेट्रोलियम डीजल यूज होता है, कोई ऐसे प्लांट स्टील बनाने वाले या सीमेंट बनाने वाले, वहाँ पे जो पेट्रोल डीजल यूज होता है उसकी जगह पे हाइड्रोजन यूज करें और फिर ये सब कुछ कंपनियाँ, फैक्ट्रियाँ चलें, तो इसके लिए ये फ्यूल की तरह यूज हो सकता है हाइड्रोजन। तो ऐसे ही क्या है, ये एक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, प्लांट बनने जा रहा है, कंपनी मतलब सेटअप करने जा रही है। कहाँ पे, ये एनटीपीसी बना रही है लद्दाख में। लद्दाख में इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट होगा ये लद्दाख में। एनटीपीसी आपने वही है जो हमने ऊपर पढ़ा, नेशनल थर्मल पावर प्लांट, और ये REL इसी की सब्सिडायरी है, सब्सिडायरी कंपनी, मतलब इसके अंडर ही काम करती है एनटीपीसी।
रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। तो ये बनाने जा रही है, ये कंट्री में सेटअप करेगी इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट लद्दाख में। और ये लगभग 100% क्या है, सब्सिडायरी किसके पास है, एनटीपीसी के पास है इसकी, मतलब इसी के अंदर कंपनी है ये। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है ये समझ लेते हैं, ये तो इतना हो गया। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, देखो पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम, जल्दी जल्दी करेंगे इसे। ग्रीन हाइड्रोजन होता है भाई साहब, ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोजेक्ट से इसे प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोजेक्ट क्या होता है, मतलब ये प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस होता है ये जब भी कोई केमिकल प्रोसेस में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो इसमें किससे एनर्जी यूज करेंगे, मतलब एनर्जी का मतलब बिजली, हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे, मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी बन रही है, मान लो सोलर एनर्जी से बिजली बन रही है, तो उसको यूज करेंगे हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में। तो इसका मतलब क्या है, नो कार्बन फुटप्रिंट, ग्रीन हाइड्रोजन में कोई भी कार्बन फुटप्रिंट नहीं होगा। कार्बन का मतलब जो भाई साहब जैसे मान लो कोई फैक्ट्री वगैरह से धुआं निकलता है, या आप कार गाड़ियाँ चलाते हो उसके साइलेंसर से धुआं निकलता है, उसमें कार्बन वगैरह होता है, और ये जाके भाई साहब फिर ग्रीन हाउस गैस बन जाता है और ग्लोबल वार्मिंग करता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर का। तो ये कार्बन फुटप्रिंट, ये इमिशन नहीं होगा इससे। और हाइड्रोजन क्या है, जो अभी यूज होता है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स यूज होता है तो उसकी जगह हाइड्रोजन यूज हो सकेगा। फॉसिल फ्यूल बोलते हैं जीवाश्म ईंधन को, जैसे आपका पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, या आपका कोल हो गया, कोयला, ये फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं। जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल है, फॉसिल फ्यूल्स भी है और बायोमास भी है। इनमें क्या है, इनको हाइड्रोजन रिलीज करने के लिए यूज किया जाता है केमिकल प्रोसेस में। इसके सिग्निफिकेंस क्या है ग्रीन हाइड्रोजन के, ग्रीन हाइड्रोजन के देखो, एक तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस ये है, हमारे इंडिया का टारगेट है नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। ये क्या है, देखो यूएनएफसीसी एक क्या है, ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, जो अर्थ समिट से निकल के आया था 1992 में। देखो इसके बारे में हमने स्पेशल लेक्चर बनाया हुआ और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी इससे हर 2-3 साल में क्वेश्चन पूछता ही रहता है, तो प्लीज़ आप उस लेक्चर को ज़रूर देखना। और एक गारंटी देता हूँ मैं, उस लेक्चर को देखने के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने वाली आपको, और एक प्लेटफॉर्म पे इतनी जानकारी कहीं भी नहीं मिलेगी आपको, पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लेना भाई साहब आप, गारंटी है इस बात की। तो ये यूएनएफसीसी निकल के आया था 1992 में, अर्थ समिट हुआ था रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील में एक जगह है, वहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट निकल के आए थे, उनमें से एक यूएनएफसीसी भी था। नॉन बाइंडिंग ट्रीटी थी ये, बाइंडिंग नहीं है। इसी का हर साल मीटिंग होती रहती है जिसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो इसकी 21वीं मीटिंग हुई थी, 21वीं 21, तो उसको बोलते हैं COP 21। ये फ्रांस की कैपिटल है, पेरिस में हुई थी। वहाँ पे कुछ अडॉप्ट किए थे हमने टारगेट, जिनमें एक ये था नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। सारी कंट्रीज ने अपने आप ये कहा था कि हम अपने आप डिसाइड करेंगे हमें कितना कार्बन इमिशन रोकना है, मतलब कितना हम रोक सकते हैं जो कार्बन इमिशन होता है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस निकलती है और वगैरह ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ये सब अपने आप डिसाइड करेंगे। तो जितना इंडिया ने डिसाइड किया था तो कार्बन इमिशन वो कम होगा इंडिया का, क्योंकि हम मान लो ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ करेंगे, इससे तो कोई कार्बन इमिशन होता नहीं है। तो ये हमारा इस टारगेट को अचीव करने में सहायता करेगा। तो एनर्जी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा, एक्सेस अवेलेबिलिटी भी होगी। नेक्स्ट क्या फ़ायदा होगा, देखो जो ऐसी सोलर एनर्जी बनाते हैं हम, सोलर एनर्जी, उसमें क्या है, अभी हमारे पास इतनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है कि सोलर एनर्जी बनेगी भाई साहब, वो तो या तो डायरेक्टली आप यूज करो, डायरेक्टली यूज़ नहीं करी, मान लो एक्स्ट्रा बन गई, उसे स्टोर करो, बड़े बड़े बैटरी चाहिए वो जिनमें स्टोर होती है। तो ये क्या है, अभी इतनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, और जब ये स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है तो वेस्ट हो जाती है। अब जो सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी जो भी बनती है वो वेस्ट ना हो, उसे क्या है ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में हम यूज कर सकते हैं उसे। कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं ना, उसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, टर्म ऑफ मोबिलिटी, कहने का मतलब ये है फ्रेट मूवमेंट के लिए, अर्बन फ्रेट मूवमेंट के लिए यूज करते हैं। अर्बन फ्रेट मूवमेंट का मतलब है, फ्रेट का मतलब है सामान ले जाना और लाना, किसी भी कार गाड़ियों में ले जाएंगे और उसमें क्या है फ्यूल यूज होगा, उसमें ग्रीन हाइड्रोजन यूज हो सकता है। या फिर रेलवे वगैरह के लिए भी, लार्ज शिप, बसेस, ट्रक, इनमें यूज हो सकता है ग्रीन हाइड्रोजन, इनको चलाने के लिए। और क्या क्या एप्लीकेशन है, यूज हैं इसके ग्रीन हाइड्रोजन के, इसको देखो फर्टिलाइजर, मोबिलिटी, पावर, केमिकल्स, शिपिंग वगैरह में इसकी यूज हो सकता है, जो अमोनिया और मिथेनॉल इसके प्रोसेस में वगैरह में रिलीज होते हैं, यूज होते हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन का हम अगर 10% ब्लेंडिंग कर दें, अप टू 10% तक ब्लेंडिंग अडॉप्ट कर लें, तो ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भी यूज हो सकता है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये, आपके सिटी शहर में क्या है, गैस के कनेक्शन होते हैं घरों में, जो गैस होती है जिससे रोटियां बनती हैं, सब्जियां बनती हैं, मतलब खाना बनता है, आपका भोजन बनता है, उनमें अगर 10% ये इंक्लूड कर दें तो वो यूज हो सकता है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। ये भी फ़ायदा है इसका।
और क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके, मतलब और क्या फ़ायदे हैं। एक तो भाई साहब ये क्लीन बर्निंग मॉलिक्यूल्स है, मतलब इससे क्या है, जो केमिकल्स और स्टील और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो यूज होता है फ्यूल, अगर उनमें ये यूज किया जाए तो इससे कार्बन क्या है, नई इमिशन होगा। स्टील की फैक्ट्री है भाई साहब, उनमें फ्यूल यूज किया जाता है, उनकी जगह ग्रीन हाइड्रोजन यूज करें तो वहाँ पे कार्बन एमिशन कम होगा। इसी तरह से आयरन केमिकल्स में और ट्रांसपोर्टेशन में, मतलब बस गाड़ियाँ कार में यूज किया जाए तो। और एक क्या है, जो रिन्यूएबल एनर्जी जो हमने ऊपर पढ़ लिया, जो स्टोर नहीं की जा सकती, उसको ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में यूज किया जा सकता है। अब कुछ इंडियन गवर्नमेंट ने ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ स्टेप लिए हैं, कदम उठाए हैं, वो क्या क्या है। एक तो भाई साहब ये है कि 2021 का जो बजट पास किया था इस साल का गवर्नमेंट ने, उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने घोषणा की थी कि हाइड्रोजन एनर्जी मिशन लॉन्च किया जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाएगी रिन्यूएबल सोर्सेज से। नेक्स्ट क्या स्टेप लिया है, नेक्स्ट लिया है इंडिया ने नॉर्वे की गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक सेंटर सेटअप किया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाइड्रोजन। ये क्या करेगा, रिसर्च और डेवलपमेंट करेगा कि हाइड्रोजन को और कैसे अच्छे तरीके से, आसान तरीके से इसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, इंडिया ने यूएस के साथ एक टाई अप किया है जिसका नाम है स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप के जरिए क्या है, जो भी ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस की ज़रूरत है या कोई डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, दोनों कंट्री आपस में ये सहयोग करेंगी, कोऑपरेशन करेंगी। तो ये कुछ स्टेप उठाए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने। तो ये आप लिख लेना, स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, यही पूछ लेगा कि ये किस किस के बीच में है। ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन बहुत पूछता है यूपीएससी। तो ये किसके बीच में, इंडिया और यूएस के बीच में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है भाई साहब एमनेस्टी स्कीम फॉर वायलेटर ऑफ इन्वायरमेंट नॉर्म। ये भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट बोल रहा हूँ। एक एक लाइन आप लिखना, नोट डाउन करना। देखो भाई साहब, आप कोई बंदा कहता है कि आप टेलीग्राम पे नोट्स प्रोवाइड किया करो। देखो मेरे पास यार ऐसा कुछ वो नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, पीडीएफ में कन्वर्ट करता है जो, ये क्या है, जो डिजिटल बोर्ड में ये यूज होता है, ये जो सारा डॉक्यूमेंट्स है। और आपको अगर यूज़ करना है तो ये डिजिटल बोर्ड में ही खुलेगा, डिजिटल बोर्ड में यूज़ कर सकते हो आप। और डिजिटल बोर्ड में इसमें टाइम बहुत लगता है, ऊपर नीचे सरकाने में, इधर उधर करने में, स्क्रॉल करने में। तो ऐसे मेरे पास ना तो कोई वो है एप्लीकेशन, और अगर मैं करूँ भी कोशिश तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और टाइम भी लगेगा, और आपके लिए भी कोई बेनिफिट नहीं है इसका। क्योंकि देखो भाई साहब, जो आप पीडीएफ डाउनलोड करते हो, आप बहुत सारी पीडीएफ डाउनलोड करके रख लेते हो, लेकिन क्या उन्हें पढ़ते हो कभी? कभी नहीं पढ़ते हो। कोई कोई पढ़ते हो, वरना कोई नहीं पढ़ता, अधिकतर वो पढ़ी रह जाती हैं। तो इसका सॉल्यूशन यही हो सकता है कि आप खुद के नोट्स बनाओ, खुद के हाथ से आप कॉपी में नोट्स बनाओगे तो उन्हें देखो रिवीजन करना भी आसान होता है, और बहुत जल्दी। आप ये कभी नोटिस करना, जो खुद के नोट्स हैं वो जल्दी से रिवाइज हो जाते हैं, अपेक्षा उसकी जो आप बुक से पढ़ रहे हो या कहीं किसी पीडीएफ वगैरह से पढ़ रहे हो। और इससे एक फ़ायदा और भी होगा, अगर आप पीडीएफ से पढ़ोगे तो आपकी पीडीएफ कॉपी में तो लिखी नहीं हुई है नोटबुक में, वो कहाँ पे, या तो मोबाइल पे पढ़ोगे, टैबलेट पे पढ़ोगे, या कंप्यूटर पे पढ़ोगे, तो उसमें क्या आपकी आंखें भी ख़राब होंगी, समझ रहे हो। तो बहुत फ़ायदे हैं इसमें खुद के नोट्स बनाने में। तो ये आते हैं इस टॉपिक पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कोई भी साल उठा कर देख लो यूपीएससी का कोई भी साल उठा कर देख लो आप, कोई भी साल, कोई भी, उसमें मेंस में एक से दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते ही आते हैं मेंस में, और प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप एक एक इसकी लाइन नोट करते हुए चलना। ये एमनेस्टी स्कीम क्या है, एमनेस्टी का मतलब होता है क्षमादान, मतलब किसी को माफ़ कर देना, फॉरगिवनेस या पार्डन, माफ़ कर देना। किसके लिए माफ़ कर रही है गवर्नमेंट? जिसने इन्वायरमेंट्स नॉर्म को वायलेट किया है। इन्वायरमेंट्स नॉर्म्स का मतलब है पर्यावरण के कुछ रूल्स बनाए थे कि अगर कोई मान लो फैक्ट्री वगैरह, कंपनी वगैरह बनाएगा, उससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, उन नियमों को लागू कर रहा है। अगर जो इनका उल्लंघन करेगा, वायलेशन करेगा, उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन इनको अभी कुछ क्षमादान दिया गया, माफ़ी दी गई है, इनको कुछ छूट दी गई है। ये कुछ स्कीम बनाई है एमनेस्टी स्कीम, तो वो आपको लिखनी है। और पीछे बैकग्राउंड क्या है, आगे मतलब इसमें ये होता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये एक ऐसा असेसमेंट होता है, असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, और इन्वायरमेंट का, इम्पैक्ट का मतलब इन्वायरमेंट पे, पर्यावरण पे, इम्पैक्ट का मतलब इफेक्ट, प्रभाव, जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है उसका मूल्यांकन करना। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। जैसे मान लो किसी को फैक्ट्री डेवलप करनी है, किसी को भाई साहब फैक्ट्री बनानी है, यहाँ पे फैक्ट्री, तो ये फैक्ट्री बनानी है ना, तो यहाँ फैक्ट्री बनाने से पहले इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट क्लियरेंस का मतलब ये है कि जब भी फैक्ट्री बनाएगा तो आपको ये देखना पड़ेगा
कि इसका असेसमेंट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। फैक्ट्री बनाने के बाद आप यहाँ से कोई केमिकल वगैरह तो रिलीज़ नहीं करोगे, या नदियों के पानी में, झील के पानी में छोड़ो, या यहाँ से आपकी जो कोई कंपनी बना रहे हो, जैसे मान लो स्टील की कंपनी, आयरन की कंपनी बना ली, उससे मान लो जो प्रोसेस यूज होता है, मान लो धुआं निकलता है, उससे कार्बन होता हो, यहाँ पे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाएगा, ये तो नहीं पहुँच रहा है। ये सारा ये मूल्यांकन करती है, असेसमेंट करती है। उसके बाद उसको क्लियरेंस देती है, हाँ इससे ज़्यादा नुकसान नहीं है तो आपको क्लियरेंस दे देते हैं, यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हो कंपनी, मतलब सहमति दे दी आप, हाँ कर लो। ये प्रोसेस होता है। लेकिन इसमें कुछ बदलाव कर दिए गवर्नमेंट ने। 2020 में एक ड्राफ्ट जारी किया था, 2020 में इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 का ड्राफ्ट किया था, वो भी हम पढ़ेंगे क्या बदलाव किए हैं। तो अब पढ़ते हैं ये एमनेस्टी स्कीम है क्या। देखो एमनेस्टी स्कीम यही है, जो भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हैं जो अभी चल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, कंपनी बनी हुई है, और जिन्होंने इन्वायरमेंट क्लियरेंस नॉर्म्स को वायलेट किया है, मतलब जो इन्वायरमेंट को, पर्यावरण की जो नॉर्म्स थी, रूल्स थे, उनको उल्लंघन किया है, उससे ज़्यादा प्रदूषण किया है, या कोई केमिकल इन्वायरमेंट में छोड़ा है, तो उसमें क्या है, जैसे मान लो केमिकल भाई साहब नदी में छोड़ दिया, नदी का पानी लोग पीने के लिए यूज करते हैं, तो उन्हें नुकसान हो जाएगा, मान लो किसी की मौत हो जाए, किसी को बीमारी हो जाए, समझ रहे हो। तो ये कुछ ऐसा वॉल्यूशन किया है, मतलब कुछ छोटा जिसे माफ़ किया जा सकता है, बहुत ही छोटे टर्म में, तो उसके लिए ये एमनेस्टी स्कीम है कि उसको हम माफ़ी देंगे, उस पर फाइन वाइन लगा के छोड़ देंगे, चलो ठीक है भाई साहब, ये स्कीम चलाइए। बैकग्राउंड यही है कि एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। अब ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या है, इसे भी थोड़ा 1 मिनट में समझ लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या है, कोर्ट की तरह काम करती है, कोर्ट की तरह, मतलब ये सिविल कोर्ट की तरह काम करती है, कोई क्रिमिनल अपराधियों के केस नहीं सुनती, कोर्ट में सिविल कोर्ट की तरह काम करती है ट्राइब्यूनल। तो ये एनजीटी जब बनाई थी, एनजीटी एक्ट बनाया था, एनजीटी एक्ट 2010 में, 2010 में बनाया था, यानी कि एक्ट के थ्रू बनाई गई है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था है। ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड केस सुनती है, पर्यावरण से, और याद रखना इंडिविजुअल के नहीं सुनती है, इंडिविजुअल के, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के सुनती है, समूह के। जैसे मान लो बहुत सारे लोगों को नुकसान हो रहा है, वो जाके केस फाइल करें कि भाई साहब यहाँ पे फैक्ट्री है, इससे धुआं निकल रहा है या केमिकल निकल रहा है, लोगों को नुकसान हो रहा है, इसको बंद कराने की आप मतलब इंडिकेशन दे दीजिए या डायरेक्शन दीजिए। तो एनजीटी ऐसे केस सुनती है, इंडिविजुअल के नहीं सुनती है। आप कहो कि भाई साहब मेरे पड़ोस में एक आदमी है, सिगरेट बीड़ी पीता है, मुझसे उसके धुएं से रहा नहीं जाता है, आप जाओगे एनजीटी में केस लेके, ऐसा नहीं होगा भाई साहब। आप ऐसे केस, पूरे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अगर प्रभावित है वहाँ पे, कम्युनिटी या कोई बहुत सारे लोग, तब उसके केस सुनती है, और 6 महीने के अंदर अंदर ये केस को सॉल्व करती है, रिजॉल्व करती है। और इसका जो 6 महीने के अंदर अंदर सुलझाती है, मान लो कोई इसने ऑर्डर दिया और इसके डिसीजन को, ऑर्डर को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो विदिन 90 डेज, विदिन 90 डेज। और फिर 90 डेज के अंदर और 90 डेज के बाद, मतलब विदिन 90 डेज तो आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, 90 दिन के अंदर अंदर। और उसके बाद जैसे आपने फाइल कर दिया, उसके 90 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है इस केस को, आपके को। तो ऐसा कुछ होता है भाई साहब इसमें। तो ये एनजीटी ने कुछ डायरेक्शन दी थी मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को, उसको बोला था कि भाई साहब आप कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाओ जो फैक्ट्रियाँ एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, वो नुकसान ना पहुंचाएं, उनके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लो। तो मिनिस्ट्री ने एसओपी जारी किया, एसओपी जारी किया, जो भी मान लो इन वॉयलेशन है, ग्रीन वॉयलेशन करते हैं, कहने का मतलब जो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और इन्वायरमेंट नॉर्म्स को, नॉर्म्स का मतलब है नियम, नियम को नहीं मानते हैं, उनके लिए ये जारी किया था कि भाई साहब ये आपको मानना ही है। यानी कि एसओपी का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये दिया था मिनिस्ट्री ने। ये क्या था, इसमें था कि इन नियम के हिसाब से, एसओपी के हिसाब से, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से, कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा है जिसने अपनी कैपेसिटी को एक्सटेंड कर लिया, जैसे मान लो उसने क्लियरेंस तो ली थी मान लो एक प्लांट की, उसने एक प्लांट के अंदर दूसरा प्लांट लगा लिया और उसकी वजह से ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, समझ रहे हो। या जैसे क्या है, एक प्लांट लगाने के बाद उसने अपनी कैपेसिटी बढ़ा ली, मान लो उसकी कैपेसिटी तो थी, उसने लिया था कि हम 100 मशीन पर मंथ जनरेट करेंगे, बनाएंगे, लेकिन ये बना रहा है 100 से ज़्यादा 200 मशीन, समझ रहे हो। तो ये इसने परमिशन तो ली थी 100 मशीन बनाने की गवर्नमेंट से, बना रहा है 200। तो इस केस में देखा जाएगा, अगर हाँ आपने इन्वायरमेंट का इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, तो आप पे कोई फाइन वाइन नहीं लगेगा, आपको क्षमा कर दिया जाएगा, समझ रहे हो। तो इसको इसलिए कहा था कि कोई लिमिट को आपने क्रॉस किया है, इस लिमिट को देखा जाएगा विदाउट रिक्वेसाइट परमिशन। अगर आपने अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड कर दी है, विल हैव टू रिवर्ट टू ओल्डर प्रोडक्शन लिमिट्स अंटिल असेस्ड। और ये भी होगा कि अगर आपने 200 मशीन बना ली, समझ रहे हो, आपको मिली थी परमिशन 100 की, तो अब गवर्नमेंट इस पे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री असेसमेंट करेगी, मूल्यांकन। कहने का मतलब ये है कि आपने परमिशन जब 100 की ली थी ना, तो दोबारा आपको 100 ही
प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, ये कहना पड़ेगा। मतलब ये करना पड़ेगा आपको कि प्रोडक्शन लिमिट जितनी थी आपकी वो ही रखनी पड़ेगी, 100 रखनी पड़ेगी जब आपका मूल्यांकन किया जाएगा। तो इसमें आपको कुछ छूट दी गई है, वरना इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री चाहती तो आपको जेल में भी डाल देती, या फिर जो रूल्स का उल्लंघन कर रहा है उसके लिए आप पे फाइन भी लगा सकती थी। तो ये कुछ छूट दी गई हैं। नेक्स्ट ये है, अगर प्रायर ईसी रिक्वायर थी, कहने का मतलब ये इन्वायरमेंट क्लियरेंस, कि किसी भी फैक्ट्री को लगाने के लिए आपको पहले इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेनी थी। मान लो आप कोई भी केमिकल की फैक्ट्री बना रहे हो और केमिकल की फैक्ट्री लगाने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट से इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेनी पड़ती है, यानी कि सहमति। और अगर आपने बिना सहमति लिए हुए कोई भी फैक्ट्री लगा दी, तो ये क्या है, उसके लिए इस फैक्ट्री को बनाने के लिए आपको इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेने की ज़रूरत थी, लेकिन आपने नहीं लिया, समझ रहे हो। और या फिर ऐसी फैक्ट्री है जिनमें से इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं थी, कोई भी ऐसी फैक्ट्री है जिनमें इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं थी, तो उनके लिए ये कुछ नॉर्म्स बनाया है। जो सेकंड पॉइंट है कि अगर एक प्रायर ईसी वॉज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट बट इज़ नाउ रिक्वायर्ड अंडर द अपडेटेड नॉर्म्स, then the project will have to restrict its production to the extent to which prior EC was not required till the appraise again। कहने का मतलब ये है, ये दूसरा नियम ये बोलता है कि ऐसा प्रोजेक्ट था, अभी आपको पता है 2020 में नए नॉर्म्स जारी कर दिए गवर्नमेंट ने, नया ड्राफ्ट जारी कर दिया 2020 में इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का। आपकी फैक्ट्री पहले से बनी हुई है 2020 से पहले से, तो पहले फैक्ट्री जब बनी हुई थी उसके हिसाब से पहले नियम थे, 2020 से पहले के नियम थे, उसके नियम के अकॉर्डिंग आपको कोई इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब जो नए नियम बनाए ना, उनमें अब इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेने की ज़रूरत है। तो इस केस में क्या होगा कि आपकी फैक्ट्री भले ही पहले बनी है, लेकिन अब जो नए नियम है उनके हिसाब से लेना है, तो इस पर आपकी रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाएंगी, कंपनी पे, प्रोडक्शन पे, कि आपको क्या है, इन्वायरमेंट क्लियरेंस क्या है, पहले नहीं लेना था लेकिन अब रिक्वायर है, समझ गए। नेक्स्ट है ऐसे प्रोजेक्ट जिन्होंने कंप्लीट वायलेशन किया है इन्वायरमेंट नॉर्म्स का, जिन्होंने पूरी तरह से उल्लंघन कर दिया कि नियम को माना ही नहीं, और ये क्या है, डिमोलिश कर दिए जाएंगे, क्लोज कर दिए जाएंगे। मतलब इन्हें कभी भी एलिजिबल नहीं होंगे इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए। मतलब जिन्होंने थोड़ा बहुत वायलेशन किया है वो तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने पूरा एक भी नियम नहीं माना, उन्हें बंद कर दिया जाएगा फैक्ट्री को, और कभी भी जीवन में उन्हें नहीं दिया जाएगा क्लियरेंस, और फैक्ट्री परमिशन नहीं दी जाएगी ऐसी फैक्ट्री लगाने की। नेक्स्ट ये है ऐसे प्रोजेक्ट जो वायलेट करते हैं नॉर्म्स को लेकिन परमिशिबल हैं। मतलब ऐसे हैं कि आप नॉर्म्स नियम है वो क्या है, आप वायलेट करते हो, उल्लंघन करते हो, लेकिन कुछ ऐसे नियम है उनमें एक्सेप्शन दिए गए हैं, छूट दिए गए हैं, कि अगर मान लो कुछ स्पेशल केस में आपको छूट दी जा सकती है, परमिशन लिमिट दी हुई है, आपको परमिशन की लिमिट दी हुई है, तो इस केस में असेसमेंट किया जाएगा, मतलब मूल्यांकन किया जाएगा, जो आपने नॉर्म्स का उल्लंघन किया है इन्वायरमेंट का, उससे कोई कितना डैमेज हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, या जितना नुकसान हुआ उसका रेमेडी हो सकता है क्या, उसका उपचार हो सकता है क्या। तो इस केस में क्या होगा, इन प्रोजेक्ट को बैंक गारंटी देनी पड़ेगी कि जितना रेमेडिएशन प्लान है उनके बराबर बैंक गारंटी देनी पड़ेगी, और नेचुरल और कम्युनिटी रिसोर्स ऑगमेंटेशन करना पड़ेगा, प्लांट बनाना पड़ेगा इसका, और ये प्लान बना के देना पड़ेगा सेंट्रल और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, कि जितना नुकसान जैसे आपने किया था, लेकिन वो क्या है, कुछ छूट थी, आपको एक्सेशन थी, परमिशन लिमिट थी, उसके अंदर क्या है, उसके दायरे में, तो आपको क्या है, इतना आपको बैंक गारंटी देनी पड़ेगी, मतलब मनी देनी पड़ेगी, और ये प्लान जितना भी आपको रिमीडी करना है उसका उपचार, मतलब जितना यहाँ पे नुकसान हुआ है आपके वजह से, वो नुकसान आपको सेंट्रल और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनको देना पड़ेगा। अब ये सेंट्रल और स्टेट ये पॉल्यूशन बोर्ड क्या है, देखो, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये बनाया गया था 1974 में। 1974 में वाटर एक्ट था, एक वाटर एक्ट, उसके थ्रू बनाया गया था वाटर एक्ट 1974 का, उसके थ्रू बनाया गया था, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और बाद में से एयर एक्ट है, उसका काम भी दे दिया था, एयर एक्ट बना हुआ उसका काम भी दे दिया था इस सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। तो ये क्या, देखो यूपीएससी ने एक बार पूछ लिया था एनजीटी और सीपीसी में क्या फ़र्क है। तो सीपीसीबी है जो, ये तो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है भाई साहब, ये तो इंप्लीमेंट करती है, लागू करती है, कोई गवर्नमेंट नियम बनाती है। और ये क्या, ये कोर्ट की तरह काम करता है, डिसीजन लेता है, आप केस सुनोगे, मतलब केस लेके जाओगे, ये केस सुनेगा आपके। तो ये फ़र्क है इन दोनों में। और ये 2010 में बनाया था एक्ट के थ्रू, और ये वाटर एक्ट के थ्रू बनाया था 1974 में। तो ये फ़र्क है इन दोनों में। तो इनको जो सेंट्रल स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है,
और स्टेट लेवल पे ऐसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होते हैं, उनको ये प्लान सौंपेगा, ये जो भी कंपनी ने नॉर्म्स को वायोलेशन किया है। नेक्स्ट है एक मेमोरेंडम है जो ये पावर देता है गवर्नमेंट एजेंसीज को, जैसे मान लो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, या स्टेट के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, या स्टेट की इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है, ये इनको पावर देता है कोई भी मान लो कोई भी ऐसे वायोलेशन करेगा, उल्लंघन करेगा नियम का, तो आप उन पर पेनल्टी लगा सकते हो, मतलब पनिशमेंट कर सकते हो, उन पर फाइन लगा सकते हो, चार्जेस लगा सकते हो। तो ये कुछ नियम है। नेक्स्ट कंसर्न और इशू क्या है, अब परेशानी क्या है, प्रॉब्लम क्या है भाई साहब इनसे। इनसे परेशानी एक तो ये है, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जो आप एमनेस्टी स्कीम लेके आए हो, जो एमनेस्टी स्कीम लेके आए हो, ये बिल्कुल उसी के समान है जैसा आपने जो नोटिफिकेशन जारी किया ना 2020 में, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की 2020 में, तो इसी की तरह है। यानी कि आप क्या है, पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस दे रहे हो। पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस का मतलब ये है, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। एक तो नियम ये है, ये नियम था पहले ये था 2020 से, 2020 से पहले का नियम ये था कि अगर आपको कोई फैक्ट्री ऐसी बनानी है जिससे पॉल्यूशन होता है या केमिकल वगैरह आप इन्वायरमेंट में रिलीज करते हो, तो इस पे क्या है, आपको पहले इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होगा, तब आपकी फैक्ट्री बनेगी। वहाँ पे देखेंगे इससे ज़्यादा नुकसान तो नहीं है, और नुकसान होगा तो उसकी भरपाई हो सकती है या नहीं। देखो भाई साहब, इसलिए करते हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, क्योंकि मान लो किसी ने फैक्ट्री बनाई और इस पर इन्वायरमेंट में रिलीज हो रहा पॉल्यूशन या कोई केमिकल रिलीज कर रहा है पानी में, तो इससे भाई साहब देखो सबको नुकसान होगा, इससे सबको नुकसान होता है। आपको भी, जो आसपास में मान लो कोई लोग रह रहा है फैक्ट्री के आसपास, उसके धुएं से सबको नुकसान होने वाला है। तो फायदा किसको हो रहा है, सिर्फ एक कंपनी को, और जो एम्प्लॉय इसमें काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको सैलरी मिलेगी, या सिर्फ फैक्ट्री को प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन नुकसान तो पूरे इन्वायरमेंट का कर रहा है ये, इसलिए क्लियरेंस लेनी पड़ती है। और इन पे ना, इसी को देखते हुए फैक्ट्रीज पे एक CSR भी बनाया था 2013 के एक्ट के थ्रू, कंपनीज एक्ट के थ्रू, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम लेके आई थी, जिसके थ्रू कुछ परसेंट ये सोशल वेलफेयर के लिए, सामाजिक भलाई के लिए कंपनीज को खर्च करना पड़ता है अपना जो भी मनी प्रॉफिट होता है। तो इसमें क्या है, पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस में क्या है कि कंपनी बनने के बाद, पहला नियम यह था 2020 से पहले कि कंपनी बनने से पहले क्या है, आपको क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। लेकिन कुछ स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट ऐसे लेके आई गवर्नमेंट कि उनके लिए पहले क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है। मान लो आपने पहले फैक्ट्री बना ली, काम कर रहे हो, उसके बाद भी आप इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री में दाखिल कर दोगे अपनी एप्लीकेशन, और उसके बाद आप सहमति ले लोगे, क्लियरेंस ले लोगे, मतलब परमिशन ले लोगे। तो एक तो ये उसी की तरह है। क्रिटिसिज्म ये किया जा रहा है कि ये इसकी बुराई इसलिए की जा रही है, ये पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस है कि आप क्षमा तब कर रहे हो तब उसने सब कुछ कर दिया, इन्वायरमेंट नॉर्म्स की वायोलेशन कर दिया, नुकसान कर दिया इन्वायरमेंट को, तब दे रहे हो। तो एक तो ये परेशानी है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है जो पोस्ट फैक्टो रेगुलराइजेशन है वायोलेशन की, इनको आप नॉर्मलाइज कर रहे हो। इसमें क्या है, इन विच वायोलेशन आर फर्स्ट कमिटेड, पहले आप उल्लंघन कर रहे हो, फिर प्रोजेक्ट का क्या है, प्रोपोनेंट फाइल करता है क्लियरेंस के लिए, और फिर उस पर पेनल्टी आप लगाओगे। तो वही पहले पॉइंट का ही एक्सप्लेनेशन है ये। नेक्स्ट क्या है, पॉल्यूटर पे नॉर्म्स, इनकी जो पॉल्यूटर पे नॉर्म्स है इनका आप इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर रहे हो। कैसे, पॉल्यूटर पे नॉर्म्स क्या होते हैं, पॉल्यूटर पे नॉर्म्स होते हैं जिसने भी जो भी नुकसान पहुंचाएगा, जो भी पॉल्यूटर है, जो भी मतलब पॉल्यूशन फैला रहा है, जो भी इन्वायरमेंट पे पॉल्यूशन स्प्रेड कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी होगी इन्वायरमेंट को साफ करने की। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए या कोई ऐसे सिस्टम लगाए जिससे इन्वायरमेंट में जितना पॉल्यूशन फैला है वो कम हो सके, तो उसकी जिम्मेदारी, यानी कि पॉल्यूटर पेज नॉर्म्स, जो पॉल्यूशन करेगा वो ही भरेगा, कहने का मतलब ये है। तो आप देखो, ये तो एक्सेप्शन कंडीशन में है, लेकिन पहले ये देखा जाता है कि पॉल्यूशन फैले ना, ऐसा कुछ नियम बनाया जाए। लेकिन आप तो इस पॉल्यूटर पेज नॉर्म्स को वायोलेशन कर रहे हो, एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हो, इंस्टीट्यूशन की तरह बना रहे हो कि ये तो आप क्लियरेंस दे रहे हो उन्हें, मतलब जब पॉल्यूशन कर दिया है तो इसको आप और बढ़ावा दे रहे हो। नेक्स्ट क्या है परेशानी, SOP जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो नियम है, ये इमेंस पावर देते हैं इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को। कैसे भाई साहब, ये डिटरमाइन करेंगे कौन वायोलेटर है, कौन ऑफेंस कर रहा है, मतलब किसने उल्लंघन किया है, कौन कंपनी इनका वायोलेशन का नॉर्म कर रही है, नॉर्म्स का उल्लंघन कर रही है, वायोलेशन कर रही है, कौन अपराध कर रही है, ऑफेंस कर रही है। कहने का मतलब ये साफ साफ ये नहीं लिखा हुआ इन ड्राफ्ट में, इन एमनेस्टी स्कीम में, कि ये नॉर्म्स को अगर वायोलेट करेगा उसको समझा जाएगा अपराध, उसको समझा जाएगा उल्लंघन। ये सिर्फ किस पे, डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया, पावर दे दी अपनी मर्जी की मिनिस्ट्री को कि वो जो चाहेगा ये कहेगा ये नॉर्म्स का उल्लंघन हुआ है तो हुआ है, इसने अपराध किया है तो किया है। ये आप भाई साहब इमेंस पावर दे रहे हो, इमेंस का मतलब अत्यधिक पावर, शक्ति, अत्यधिक पावर मिनिस्ट्री को दे रहे हो।
तो इस तरह से क्या है, ये स्कोप देता है नेगोशिएशन का। नेगोशिएशन का मतलब ये मिनिस्ट्री, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री और क्या है जो कंपनी का मालिक है वो आपस में नेगोशिएशन करेंगे, समझौता कर लेंगे। ये कहेगा भाई साहब मुझ पे कोई चार्ज मत लगाओ, मतलब इतना आप मेरी कंपनी को, फैक्ट्री को बंद मत करो, मैं आपको इतने रुपए दे दूंगा, ये लो फाइन, और नेगोशिएशन हो जाएगा। तो एक ये स्कोप आप पैदा कर रहे हो, तो ये तो बच जाएगा सजा से भी, समझ रहे हो, एक ये इसका क्रिटिसिज्म है। अब नेक्स्ट आता है जो ड्राफ्ट तैयार किया था, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन जारी किए थे 2020 के, इसमें कौन कौन सी कंटेंशियस प्रोविजन थी। मतलब कंटेंशियस का मतलब होता है विवादास्पद, यानी कि झगड़ालू, जिन पे कंट्रोवर्सी थी, जिन पे डिस्प्यूट हो रहा था, जिनकी बुराई की जा रही थी, क्रिटिसिज्म किया जा रहा था, ऐसी कौन सी प्रोविजन है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो जारी किया था, इसमें क्या है, इसमें पब्लिक जो कंसल्टेशन थी उसको घटा दिया था, डिक्रीज कर दिया था। कहने का मतलब ऐसे हैं प्रोजेक्ट कुछ जैसे केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एरिया डेवलपमेंट, इनलैंड वाटरवेज, कुछ ऐसे हैं नेशनल हाईवे वेज के को वाइडनिंग करना, मतलब जो नेशनल हाईवे बना हुआ है उसको वाइड करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं हाईवेज को, रोड को। तो कुछ ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं इसमें पब्लिक कंसल्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट डिक्लेयर करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि जिस प्रोजेक्ट को स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट ने, जिस प्रोजेक्ट को भी स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिया उसमें पब्लिक कंसल्टेशन लेने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये पहले क्या था, 2020 से पहले कोई भी प्रोजेक्ट बनाती थी आसपास पे जो वहाँ लोग रहते हैं उनसे पहले पूछा जाता था, वहाँ पे ये ड्राफ्ट रखा जाता था कि भाई साहब हम यहाँ पर रोड बढ़ाना चाहते हैं, आपकी क्या राय है। वहाँ पे जितनी भी पब्लिक रहती थी, मान लो वहाँ फैक्ट्री लगाना चाहती है पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, वहाँ से लोगों की राय लेते थे। उसमें टाइम पीरियड था कुछ 30 डेज का, उन पर कंसल्टेशन का पीरियड, 45 का कंसल्टेशन हियरिंग का पीरियड, और 30 डेज में अपना रिस्पॉन्स सबमिट करना पड़ता था पहले। लेकिन ये डिक्रीज भी कर दिया और प्रोजेक्ट के लिए, और जो स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट हैं, जो प्रोजेक्ट स्ट्रेटजिक डिक्लेयर कर दिए गवर्नमेंट ने, उनके लिए तो पब्लिक कंसल्टेशन की जरूरत ही नहीं है भाई साहब, पब्लिक से कोई पूछा ही नहीं जाएगा, ये तो बनेंगे। रोड का वाइड करना, रोड चौड़ाना है तो बनेगा, चाहे घर तोड़ना पड़े, चाहे किसी की फैक्ट्री तोड़नी पड़े, कुछ भी हो, समझ गए। ये अगर स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिए तो ये होगा ही होगा। तो ये एक क्रिटिसिज्म है कि भाई साहब पब्लिक कंसल्टेशन आपने हटा लिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नियम भी नहीं बताया कि कौन कौन से होंगे स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिस्कशनरी पावर है, जिसको बोलते हैं कि स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट है वो स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट है, जिसको बोल देगी नहीं है नहीं है। अगर स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट बोल दिया तो पब्लिक कंसल्टेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पब्लिक से अनुमति लेनी पड़ेगी, मतलब डिस्कस नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट एक क्लाउज है ये पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस, ये जो हमने ऊपर डिस्कस किया, ये 2020 के इसमें रखा था ड्राफ्ट में। कहने का मतलब ये पहले ये था फैक्ट्री लगाने से पहले आपको इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेनी पड़ती थी, लेकिन अब बाद में भी ले सकते हो, फैक्ट्री बना ली उसके बाद भी ले सकते हो। ये पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस भाई साहब, ये एक तो इस पर डिस्प्यूट चलता रहता है। नेक्स्ट क्या है कंट्रोवर्सी, पहले क्या है 45 डेज का था पब्लिक कंसल्टेशन हियरिंग का पीरियड, अब इसको 40 डेज कर दिया, मैक्सिमम घटा दिया, शॉर्टन कर दिया। इससे पहले 30 दिन का था कि पब्लिक अपना रिस्पॉन्स सबमिट कर सकती है गवर्नमेंट के पास कि वो सहमत है या नहीं है, लेकिन इसको घटा के 20 दिन का कर दिया। अब पब्लिक रिस्पॉन्स कितने दिन में, 20 दिन में सबमिट कर सकती है बस, एक ये भी क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट ये है आपने क्या है जो माइनिंग प्रोजेक्ट की क्लियरेंस है उसका टाइम भी बढ़ा दिया। जैसे मान लो खदानें हैं, कोयला की खदानें माइनिंग करनी है, पहले एक कंपनी को 30 साल के लिए परमिशन दी जाती थी, उसके बाद दोबारा से उसे क्लियरेंस लेनी पड़ती थी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से या कोई और मिनिस्ट्री है माइनिंग की। लेकिन अब आपने इसको 30 साल से बढ़ा के 50 साल का कर दिया। और जो रिवर वैली में कोई प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, मतलब नदी बह रही है वहाँ पे कोई घाटी है, रिवर वैली है, वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, पहले 15 साल का सिर्फ, मतलब पहले 10 साल का, मतलब 10 साल का दिया जाता था क्लियरेंस, एक बार 10 साल के लिए लोगे परमिशन, फिर 10 साल के बाद फिर लोगे। लेकिन इसको बढ़ा के आपने फिर 15 साल कर दिया, अब 15 साल के बाद लेना पड़ेगा। यानी कि 30 से बढ़ा के 50 कर दिया, 10 से बढ़ा के 15 कर दिया। तो ये कुछ इसमें चेंज किए हैं और इसलिए ये इनका विरोध किया जा रहा है। जब आप 50 साल के लिए 15 साल को लिए दोगे, मान लो यहाँ पे इतना नुकसान कर देंगी ये कंपनी कि फिर वो इरिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल इन्वायरमेंटल ये रिस्क। जैसे मान लो आपने इतना पोल्यूशन फैला दिया, इतने पेड़ पौधे कट गए, यहाँ पे इतना केमिकल फैला दिया कि केमिकल को निकालना ही बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जैसे भाई लो आपने सुना होगा यमुना रिवर के बारे में, यमुना रिवर में जो दिल्ली से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से निकलते हुए उत्तर प्रदेश हरियाणा और कहाँ से निकल जाती है, दिल्ली से होते हुए, और इसका जो पानी है ना दिल्ली और हरियाणा एरियाज में इतना प्रदूषित हो चुका है कि उसे साफ करना बहुत ही मुश्किल कंडीशन है। तो
ऐसे अगर मान लो भाई साहब इतने साल की परमिशन दे देंगे, ये इतना दूषित कर देंगे वहाँ पे इन्वायरमेंट को कि ये इरिवर्सिबल होगा, इसे दोबारा से सही किया नहीं जा सकेगा। तो ये एक चिंता जताई जा रही है एक्सपर्ट्स के द्वारा जो क्रिटिसिज्म करते हैं। तो यही थे आज के टॉपिक। अब हम क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया आज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट है मैथनोजेंस, ये क्या है? इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट बतानी है कौन सी है। पहली कह रही है मैथ्रोजेंस ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब छोटे छोटे जीव हैं जो मीथेन वगैरह बनाते हैं, जनरेट करते हैं, और जो इनका मेटाबॉलिक होता है उसके बाय प्रोडक्ट में मीथोजन बनता है, कैपेबल होते हैं। ये अक्सर पाए जाते हैं स्वैम्प में। स्वैम्प होता है दलदल वाला इलाका जहाँ पे पानी वगैरह भरा हुआ रहता है। डेड ऑर्गेनिक मैटर्स में ये पाए जाते हैं, या ह्यूमन गट में, ह्यूमन की आंतड़ी वगैरह होती है ना ह्यूमन के अंदर, मानव के अंदर, उनमें भी ये मिलते हैं ऐसे मीथोजन्स दो ह्यूमन बॉडी में भी मीथेन प्रोडक्शन करते हैं। मीथेन एक गैस है CH4। नेक्स्ट कह रहा है कि ये हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते, मतलब जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ पे ये जी नहीं सकते मैथोजन्स, जो ये जीव होते हैं। आपको बताना करेक्ट कौन सा है, पहला 1 2 1 3 या ऑल ऑफ दी अबव। देखो तीसरा बिल्कुल गलत है क्योंकि हाई टेम्परेचर में भी जी सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है अपना, आपको करेक्ट बताना कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिगार्डिंग कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कोऑपरेटिव्स हैं जो ये सोसाइटीज़, ये ऐसी इंटरप्राइजेज यानी कि कंपनी है जो कंट्रोल करती हैं, कौन? जो इनके मेंबर होते हैं वही कंट्रोल करते हैं इनको, इनके मालिक भी वही होते हैं जो इसके सदस्य होते हैं, और कंट्रोल भी यही करते हैं, चलाते भी वही हैं। और ये क्या है? ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद ही हुई हैं, केवल पहले नहीं थी। क्या इंडिया की इंडिपेंडेंस से, आज़ादी से पहले नहीं थी क्या कोऑपरेटिव हमारे इंडिया में? नेक्स्ट कह रहा है इंडिया में क्या है, मेजॉरिटी ऑफ कोऑपरेटिव्स है वो स्टेट में जो लॉ बने हुए कानून अलग अलग स्टेट में उनके हिसाब से चलती हैं। आपको बताना करेक्ट कौन सा है, 1 1 2 1 3 या 1 2 3। देखो भाई साहब दूसरा बिल्कुल गलत है क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले भी कोऑपरेटिव्स थी, और ये कह रहा है इंडिपेंडेंस के बाद ही ये हुई हैं, तो हमारा 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा, बाकी के दोनों बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट आपको बताना है एन विजन मिशन है, ये किसने डेवलप किया है? नासा, ES से, जाक्सा या इसरो ने? ये डेवलप किया है भाई साहब ES से, मतलब किया नहीं है, डेवलप कर रहा है। 2030 के अराउंड ये जाएगा, 2030 में, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने डेवलप मतलब कर रहा है इसे। नेक्स्ट आपका राइट टू बी फॉरगॉटन, भूलने का अधिकार, ये क्या है आपको करेक्ट बताना है। राइट टू बी फॉरगॉटन का मतलब ये है ऐसा अधिकार कि कोई इन्फॉर्मेशन आपकी पब्लिक डोमेन में है तो आप इसको रिमूव कर सको। मान लो इंटरनेट पे कोई इन्फॉर्मेशन है या किसी कंपनी के पास आपकी इन्फॉर्मेशन है और उस कंपनी में आप काम नहीं करते, तो आपको ये अधिकार है कि आप मेरी जो डिटेल है, नाम वगैरह कुछ भी है, उस डिटेल को रिमूव करो, हटाओ। नेक्स्ट कह रहा है ये सपोर्टिव आर्गूमेंट है कि जो राइट है पर्सन का, वो मान लो पास्ट कोई कंडक्ट है उसका, उसको फ्यूचर में आगे परपेचुअली मतलब लगातार वो उसे नहीं रख सकता अपनी इन्फॉर्मेशन को, उस तो ताकि उसको स्टिग्मेटाइज ना करे। मतलब मान लो पास्ट कंडक्ट ऐसा था, उसने कोई मान लो उससे गलती होगी और उसने सजा भी भुगत ली, मतलब उसे सजा भी होगी 1 2 साल की, कोई क्राइम किया उसने, और उससे उसके बाद तो वो नॉर्मल सिटीजन हो गया क्योंकि सजा भुगत ली उसने, सजा ले ली, जेल में चला गया, सब कुछ हो गया। तो ये ऐसा आर्गूमेंट है राइट टू बी फॉरगॉटन का, वो अपनी जानकारी सारी रिमूव करा सकता है इसके थ्रू, ताकि उसे फ्यूचर में स्टेगमेटाइज ना किया जाए, उसका दाग ना लगे फ्यूचर पे, मतलब उसके चरित्र पे, करेक्टर पे दाग ना लगे। तो आपको बताना है करेक्ट कौन सा, 1 2 या दोनों सही हैं या दोनों गलत। देखो भाई साहब दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। राइट टू बी फॉरगॉटन का उसका पूरा अधिकार है कि वो अपने पब्लिक एक्सेस में जो भी जानकारी है उसको रिमूव करवा सके, तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट आपको बताना है करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट। पहला कह रहा है कि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है लाइफ के लिए, जीवन के लिए, वो बायोस्फीयर में, विद इन द बायोस्फीयर होता है, मान लो कोई जंगल है, कोई फॉरेस्ट एरिया, उसमें सारी जो एनर्जी आती है केवल और केवल सन से, सूरज से ही आती है क्या सारी एनर्जी, और किसी से एनर्जी नहीं मिलती। नेक्स्ट कह रहा है कि बायोम क्या है, इकोटोन से लार्जर होते हैं। बायोम देखो इकोटोन से लार्जर होते हैं, बाद में समझेंगे इकोटोन और बायोम क्या, पहले आप बताओ सही कौन सा गलत कौन सा। नेक्स्ट कह रहा है कि जो वेल डेवलप्ड इकोटोन होते हैं उनमें क्या है, ऐसे यूनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बायोम या और जो एडजेसेंट का मतलब है बराबर में जो इकोसिस्टम फॉरेस्ट एरिया है उनमें नहीं होते, लेकिन इकोटोन में होते हैं वो। आपको बताना है कौन सा सही है। 3 ओनली, 1 2 1 3 या 2 3। देखो पहला गलत है, 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला इसलिए गलत है, सिर्फ सन से एनर्जी नहीं मिलती, जो डेड मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड प्लांट को डिस्ट्रॉय करते हैं, डैमेज करते हैं, उनसे भी एनर्जी मिलती है बायोस्फीयर में, पेड़ पौधों को उनसे भी फायदा होता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा भी सही है क्योंकि बायोम ऐसा होता है, मान लो एक फॉरेस्ट एरिया है जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है,
या फिर मान लो कहीं पे एक फॉरेस्ट एरिया है, ये बायोम हो गया पूरा। जैसे आपका ये अर्थ है, अर्थ के यहाँ पे इक्वेटर है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, वो पूरा इक्वेटर फॉरेस्ट एक बायोम हो गया, इतना लंबा चौड़ा सारे इक्वेटर पे, तो ये बड़ा ही होगा भाई साहब ये। और इकोटोन क्या होता है? इकोटोन होता है भाई साहब जैसे दो दो फॉरेस्ट एरिया आपस में मिलते हैं। मान लो यहाँ पे ये इंडिया है, ये टेरेस्ट्रियल लैंड सिस्टम है, और ये यहाँ पे एक्वाटिक सिस्टम है। यहाँ पे जो बाउंड्री लाइन है इन दोनों के बीच वाला सिस्टम है, इसको बोलेंगे इकोटोन। यानी कि दो बायोम या दो इकोसिस्टम आपस में जहाँ पे जुड़ते हैं उस एरिया को बोलते हैं इकोटोन। मतलब दोनों का जो कंजर्व मतलब दोनों का कॉम्बाइन होता है ना, कॉम्बाइन एरिया, उसको बोलते हैं इकोटोन। यहाँ पे यूनिक प्रॉपर्टी मिलती है जो आसपास के इकोसिस्टम में नहीं होती। ये बिल्कुल सही है दोनों। नेक्स्ट है अपना सीडलेस फ्रूट। सीडलेस फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड बाई, आपको ये बताना जो बिना बिना सीड के, जिनमें बीज नहीं होता फ्रूट में, वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? स्प्रेइंग हार्मोन्स ऑन फ्लोअर, स्प्रेइंग मिनरल सॉल्यूशन ऑन प्लांट्स, अप्लाइंग फर्टिलाइजर कंटेनिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, या फिर ट्रेस एलिमेंट्स इन फ्रूट। मतलब ये इसका आंसर है बी। जो फ्रूट्स हैं, फल हैं, उन पे अगर हार्मोन का स्प्रे करते हैं, मतलब स्प्रे होता है उन पे हार्मोन्स का, उसकी वजह से सीडलेस फ्रूट पैदा होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो आज के टॉपिक इतने ही थे।